हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि बेटा आपको पता है, लेक्चर नंबर 20 में लास्ट में हमने गतिशीलता का अध्ययन किया था, यानी गतिशीलता को हमने ये भी देखा था, ताप पर प्रभाव। आज कुछ 2, 3, 4, 5 छोटी डेफिनेशन पढ़ेंगे और साथ में ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ बेटर सीख के जाएंगे। तो बेटर सीखने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और बेटा लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से क्या होता है कि हमको उससे मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलेगा तो बेटा और हम आपको बेटर कंटेंट, बेटर न्यूमेरिकल, बेटर थ्योरी के साथ हर एक लेक्चर में तरोताजा आपके साथ बातचीत होगी। हर एक लेक्चर में कुछ जबरदस्त बातें होंगी, कुछ जबरदस्त टाइप के कॉन्सेप्ट होंगे। और जैसा कि आपको हमें पता है कि हमारी जो टैगलाइन है, मक्खन माफिक, हर चीज को एक मक्खन माफिक कर देना, यानी कि हर चीज को एक मक्खन माफिक कर देना। तो वही हम टारगेट को ध्यान में रखते हुए बेटा हर चीज का आपका डिस्कशन करते हैं। वो चाहे तो जो डेफिनेशन हो, चाहे जो कॉन्सेप्ट हो, चाहे जो क्वेश्चन हो, चाहे वो जो डेरिवेशन हो, हर चीज को बहुत मक्खन माफिक हम कर देते हैं। तो आज बेटा जैसा कि आपको पता है कि वैद्युत प्रतिरोध तो एक्चुअल में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका तापमान पर भी प्रभाव देख चुके हैं, चालक पर भी देख चुके हैं, अर्धचालक पर भी देख चुके हैं और मिश्र धातु पर भी देख चुके हैं। लेकिन आज बेटा वैद्युत प्रतिरोध हम थोड़ा सा इसलिए पढ़ा दे रहे हैं, पढ़ चुके हैं एक बार, बस इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि बेटा हमको आपको पढ़ाना है वैद्युत चालकता भी पढ़ानी। जब वैद्युत चालकता पढ़ानी तो उसके लिए वैद्युत प्रतिरोध समझ में आना चाहिए। तो किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक तार के किसी बिंदु से, किसी चालक तार के किसी बिंदु से, या आप कह सकते हैं किसी चालक तार के किसी चालक तार के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। लिख देते हैं डेफिनेशन। किसी चालक तार के किसी चालक तार के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा किसी चालक तार के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। तो किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। V बटे में I इक्वल टू में क्या होता है बेटा? R होता है। ठीक है। R बराबर में क्या होता है? V अपान में I होता है। ये एक बार डेफिनेशन हम और पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेशन पढ़ लिया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट आप बता सकते हैं कि विभव का मात्रक क्या होता है? तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ये ओम का सिंबल है। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है, या इसी को बोल देते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर बोल देते हैं। अब वैद्युत प्रतिरोध के बाद बेटा वैद्युत चालकता क्या होती है? तो वैद्युत चालकता क्या होती है? तो किसी चालक तार के आप कह सकते हैं वैद्युत चालकता क्या होती है? तो विशिष्ट वैद्युत चालकता।
तो वैद्युत प्रतोद के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतोद के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतोद के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कह देते हैं, तो वैद्युत प्रतोद के व्युत्क्रम को ही कह देते हैं बेटा वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतोद के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, तो वैद्युत प्रतोद के व्युत्क्रम, वैद्युत प्रतोद हो गया R और इसके व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत चालकता कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा ओम इनवर्स। क्या होगा, ओम इनवर्स। क्या होगा, ओम इनवर्स, मतलब -1, ठीक है, क्योंकि 1/ओम होगा ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो गया। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे वैद्युत प्रतोद के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम, वैद्युत प्रतोद के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतोद के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत प्रतोद के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो वैद्युत प्रतोद के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतोद के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। अब बेटा समझते हैं वैद्युत प्रतोद के बाद समझते हैं विशिष्ट प्रतोद। क्या समझते हैं, विशिष्ट प्रतोद, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध बहुत सिंपल होता है। किसी चालकतार के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी चालकतार के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, तो किसी चालकतार के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसमें उसके धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, तो धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालकतार के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व होता है जे के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसके अनुपात को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं, ई बराबर में क्या होता है, ई रो बराबर में होता है E/J। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लिखेंगे, इसका आप मात्रक भी बता सकते हैं। क्या मात्रक होगा, तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर होता है। मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अब ये डेफिनेशन हम लिखते हैं किसी चालकतार के, क्या, किसी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को किसी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कि धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, किसी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, तो धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, तो धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब मानते हैं कि माना L लंबाई का कोई चालकतार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल a है, एक कैपिटल A है, तथा इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना है, तो V है। उत्पन्न विभवांतर कितना है, तो मानते हैं माना कोई चालकतार है, माना कोई, यहाँ पे लिखते हैं माना कोई चालक तार है, माना कोई चालकतार है जिसके
जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो। उत्पन्न विभवांतर क्या हो? तो उत्पन्न विभवांतर क्या हो? V हो। तो अब आपको पता होना चाहिए, हमने माना कोई चालककार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना हो बेटा? V हो। तो आप कह सकते हैं रो बराबर एक नया फार्मूला बनाइएगा जाके अपना, ई बराबर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध पढ़ा है, तो ई बराबर में होता है V अपान में L होता है। ठीक है। जे क्या होता है? किसी चालक तार के किसी बिंदु से अविलंबवत गुजरने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। तो रो बराबर में क्या हो जाएगा? तो रो बराबर में हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा? ये अंदर का गुणा होगा, बार का गुणा हो जाएगा, तो V बटे में L हो जाएगा। V बटे में क्या हो जाएगा? L। ए अपान में क्या हो जाएगा? तो ए अपान में क्या हो जाएगा बेटा? आई हो जाएगा। ए अपान में क्या हो जाएगा? आई। अब V अपान में आई, अब इसको पास कर लो, तो V अपान में आई, V अपान में क्या? आई को पास कर लो, और इधर क्या हो जाएगा? ए अपान में L हो जाएगा। तो अभी हमने बताया बेटा V अपान में आई क्या होता है? तो V अपान में आई होता है R होता है, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर फार्मूला आ गया, रो बराबर में RA बटे में क्या आ गया? L आ गया। RA बटे में क्या आ गया? L आ गया। अब इसका मात्रक भी आपको डाउट हो रहा होगा कि ये मात्रक ओम मीटर कैसे बन गया, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हम हैं आप तो को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, और हर चीज़ को हम मक्खन माफिक कर देंगे। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कुछ ना कुछ आप जरूर सीख के जाएंगे बेटा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, ये मात्रा का है, रो बराबर में क्या है? तो रो बराबर में आ गया RA बटे में क्या आ गया? L आ गया। RA बटे में क्या आ गया? L आ गया। अब आपको पता होना चाहिए इसका मात्रा क्या होता है? तो इसका मात्रक हो गया ओम, और आयत क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, और दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो दिस से दिस कैंसिल हो गया, तो इसका मात्रक क्या आ गया? तो इसका मात्रक आ गया ओम मीटर आ गया। ओम मीटर कैसे आया? तो ओम मीटर समझ में आ गया। तो इस फार्मूले से रो बराबर में क्या आ गया? RA बटे में क्या हो गया? L हो गया। RA बटे में क्या हो गया? L हो गया। ठीक है। विशिष्ट, अब एक बात ये और याद रखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ये पदार्थ का पदार्थिक गुण होता है। पदार्थ का कौन सा गुण होता है? पदार्थिक गुण होता है। पदार्थ का कौन सा गुण होता है? पदार्थिक गुण होता है। तो ये बात लिख देते हैं, यानी कि पदार्थ के मैटर पे डिपेंड करता है। पदार्थ के किस पे डिपेंड करता है? मैटर पे डिपेंड करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का पदार्थिक गुण होता है। पदार्थ का पदार्थिक गुण होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का पदार्थिक गुण होता है, इसको याद रखेंगे। अब विशिष्ट देखिए, जैसे जब वैद्युत प्रतिरोध था तो वैद्युत चालकता पढ़ी, अब विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा तो अब क्या पढ़ेंगे? विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशिष्ट चालकता। बिल्कुल सिंपल है, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? तो विशिष्ट चालकता की अब डेफिनेशन बताएंगे तो बिल्कुल सिंपल होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है बेटा, विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रा क्या होगा? तो एक बटे में क्या होगा? तो एक बटे में होगा अपने पास रो, एक बटे में क्या होगा? रो होगा। तो इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा ओम मीटर का इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है? तो विशिष्ट चालकता होता है भैया, इसका जो मात्रक है ओम मीटर, इसी का इनवर्स हो जाएगा। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के विशिष्ट
प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो बेटा विशिष्ट चालकता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। विशिष्ट चालकता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बेटा क्या करते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आ गया। विशिष्ट चालकता भी हमने आपको बता दिया। अब प्रतिरोधों का संयोजन बेटा इसके बेस्ड में न्यूमेरिकल है, लेकिन ये आपके सिलेबस से हट गया, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए हमको तो पढ़ाना पड़ेगा। प्रतिरोधों का संयोजन। अब ये प्रतिरोधों का संयोजन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो इसके लिए पहले ध्यान से समझेंगे। मार्केट आप गए, मार्केट में आपने बोला कि भैया आप हमें 4 ओम का रेजिस्टेंस दे दो। कितने ओम का रेजिस्टेंस दे दो? 4 ओम का रेजिस्टेंस दे दो। तो दुकानदार ने आपसे क्या बोला? तो दुकानदार ने बोला कि हमारे पास भैया जो 4 ओम का तो रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है। कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 2 ओम का। तो हमने दिमाग लगाया यार हमारा तो काम 4 में चलेगा, लेकिन इसके पास तो केवल 2 ही ओम है। तो फिर हमने दिमाग लगाया कोई बात नहीं, 2-2 ओम के 2 ले लेते हैं और इसको हम क्या बना लेंगे? तो इसको हम 4 ओम का बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? 4 ओम का। तो उपलब्ध प्रतिरोध तो हो गए अपने पास। क्या उपलब्ध प्रतिरोध? तो ये हो गए उपलब्ध प्रतिरोध। उपलब्ध रेजिस्टेंस तो ये हो गए। अब उपलब्ध प्रतिरोध से वांछित जो आपको चाहिए, वांछित प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध बेटा? वांछित प्रतिरोध। तो उपलब्ध प्रतिरोध से वांछित प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी है उससे जो आपको चाहिए उसको बनाने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। अब प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो फिर से समझेंगे, उपलब्ध प्रतिरोधों से वांछित प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। तो ये बात हम यहां पे लिखते हैं। क्या? उपलब्ध प्रतिरोध से उपलब्ध प्रतिरोध से वांछित प्रतिरोध जो आपको रिक्वायर्ड है, वांछित प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं? तो आप बता सकते हैं उपलब्ध प्रतिरोध से वांछित प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, दूसरा कौन सा संयोजन होता है? समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या समझते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? 3 प्रतिरोधों को हम किस में जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दिया। इसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है R2 और इसका प्रतिरोध क्या है? R3। अब इनको हम श्रेणी क्रम में एक बैटरी के माध्यम से जोड़े दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कुंजी भी लगा दे रहे हैं। अभी कुंजी को बंद भी करेंगे। अब ध्यान समझेंगे, एक हम आपको तगड़ी बात बता रहे हैं। कौन सी बात बता रहे हैं? तगड़ी बात। तो तगड़ी बात आप ध्यान से समझेंगे। तगड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, ये आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगी। तो ये तगड़ी बात को आप हल्के में अंडर एस्टिमेट मत करना। जितनी भी तगड़ी बात होती है वो होती ही तगड़ी बात।
क्या तगड़ी बात है। अब हम आपको बता रहे हैं पहली बात, रास्ता नहीं बदलेगा, रास्ता नहीं बदलेगा, बदलेगा तो धारा भी नहीं बदलेगी। अगर रास्ता नहीं बदलेगा तो धारा भी नहीं बदलेगी, रास्ता नहीं बदलेगा तो धारा भी नहीं बदलेगी, बदलेगी। ठीक है, अगर रास्ता नहीं बदलेगा तो धारा भी नहीं बदलेगी। और अगर बेटा आप कह सकते हैं एक दूसरी बात, बिंदु नहीं बदलेगा, बिंदु नहीं बदलेगा, बिंदु नहीं बदलेगा, बिंदु नहीं बदलेगा तो विभवांतर भी नहीं बदलेगा, विभवांतर भी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगर बिंदु नहीं बदलेगा, अगर रास्ता नहीं बदलेगा तो विभवांतर नहीं बदलेगा, अगर रास्ता नहीं बदलेगा तो धारा नहीं बदलेगी, और अगर बिंदु नहीं बदलेगा तो आप कह सकते हैं कि विभवांतर भी नहीं बदलेगा। ये तगड़ी बात आपको याद रखनी, ये न्यूमेरिकल में बहुत अच्छी आपको अप्रोच लेकर आएगा। अगर रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी, रास्ता नहीं बदलेगा तो धारा नहीं बदलेगी, बिंदु बदलेगा तो विभवांतर बदलेगा, बिंदु नहीं बदलेगा तो विभवांतर नहीं बदलेगा। अब देखेंगे ध्यान से, अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब देखो बिंदु बदल रहा है, तो जब बिंदु बदलेगा तो आप कह सकते हैं कि विभवांतर भी बदलेगा। तो यहाँ पे विभवांतर कितना हो गया, तो इसके भी मध्य विभवांतर हो गया V1 हो गया, क्या हो गया V1। अगला क्या हो गया, तो इसके मध्य विभवांतर हो गया V2 हो गया, इसके मध्य विभवांतर क्या हो गया, तो इसके मध्य हो गया विभवांतर V3 हो गया। ठीक है, क्योंकि रास्ता बदल रहा, रास्ता नहीं बदल रहा, रास्ता नहीं बदला तभी तो धारा नहीं बदल लेती। यहाँ पे धारा क्या है, तो धारा जितनी है वही धारा है, आई एम्पियर की धारा है अपने पास, तो आई एम्पियर की ही धारा यहाँ से निकलेगी, तो ये धारा हो गई। अब एक बात तो इतनी आपको समझ में आ गई कि अगर रास्ता नहीं बदलेगा तो धारा नहीं बदलेगी, लेकिन बिंदु बदलेगा तो विभवांतर बदलेगा, और रास्ता बदलेगा तो धारा भी बदलेगी। ये दिमाग में बिल्कुल सेव कर लेना आपको। तो आप जो बदल रहा है उसी को निकाल लेते हैं, कुल विभवांतर निकाल लेते हैं, कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो कुल विभवांतर होगा V बराबर में होगा बेटा V1 प्लस V2 और प्लस में क्या होगा V3 होगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं V बराबर में क्या होता है, तो V बराबर में होता है IR, तो यहाँ पे क्या होगा IR1 हो जाएगा, प्लस में IR2 हो जाएगा, और प्लस में IR3 हो जाएगा। क्यों, अरे भैया अभी अभी फार्मूला पढ़ा, यहाँ से आप निकाल के देखो V की वैल्यू क्या आएगी, तो V बराबर में IR नहीं आएगा, V बराबर में क्या आएगा IR, R का मल्टीप्लाई I में करा दिया तो V बराबर में क्या आ गया IR, क्योंकि धारा तो समान है। यहाँ से I कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा R1 प्लस में R2 और प्लस में क्या बचेगा R3 IR। तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R बराबर में क्या हो जाएगा, तो R बराबर में होगा R1 प्लस में क्या हो जाएगा R2 और प्लस में क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। तो धारा का मान बदल गया। तो कुल विभवांतर V बराबर में क्या हो गया, श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध हुआ R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, जबकि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, तो कुल प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। कुल प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बात लिखते हैं, जब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये बात याद रखें, योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो
तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। उन प्रतिरोधों के योगफल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आप सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी बच्चा है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन हो चुका है, अब इसके बाद हम करेंगे समांतर क्रम संयोजन। अगर समांतर क्रम संयोजन करेंगे तो यहाँ पे बेटा अपने पास जगह नहीं, तो नेक्स्ट स्लाइड में समांतर क्रम संयोजन करेंगे और ओमी प्रतिरोध मतलब ओम का नियम करेंगे और ओम के नियम का सत्यापन भी करेंगे। अनओमी चालक और अनओमी चालक का भी डिस्कशन करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा इसी लेक्चर में बेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको, अब बेटा क्या करते हैं, तो अब समांतर क्रम संयोजन करते हैं। क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, या इसी को हम लोग बोल देते हैं समांतर क्रम संयोजन, या इसी को बोल देते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन तथा पार्श्व क्रम संयोजन करते हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है, तो ध्यान से समझते हैं कि पहली बात तो आपको पता है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या किया गया, तो उपलब्ध प्रतिरोधों से वांछित प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। यह संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। अब बहुत लोग तीसरा भी बता देते हैं कि ये मिश्रित क्रम संयोजन। तो मिश्रित क्रम संयोजन एक्चुअल में कुछ और नहीं होता, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन को मिला दिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में बेसिकली जो संयोजन होता है वो संयोजन दो प्रकार से होता है। तो आइए अब तीन प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। ये तीन रेजिस्टेंस है, अब ये तीन रेजिस्टेंस है, इनको हम किस क्रम में जोड़ते हैं, तो इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तीनों को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो तीनों को हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे मिला देते हैं, समांतर क्रम संयोजन करते हैं, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, इसका प्रतिरोध जो है वो R1 है और इसका प्रतिरोध क्या है, तो इसका प्रतिरोध R2 और इसका प्रतिरोध कितना है, R3। अब इनको किस में जोड़ना है, तो इनको हमें जोड़ना है समांतर क्रम में। तीनों को समांतर क्रम में जोड़ के एक यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो एक बैटरी लगा देते हैं, एक क्या कर देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, और एक यहाँ क्या लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं, ठीक है। आज जब आपको हमने बताया है तगड़ी बात में क्या बताया है, तो तगड़ी बात में हमने आपको समझाया है कि जब रास्ता बदलेगा, जब रास्ता बदलेगा तो क्या बदलेगा, धारा बदलेगी। जब बिंदु बदलेगा तो विभवांतर बदलेगा। तो यहाँ से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई। अब आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर देखो यहाँ पे रास्ता बदल रहा है, एक इधर के लिए, एक इधर के लिए, एक इधर, तो यहाँ पे धारा भी बदल जाएगी। तो यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी, I1, यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पे धारा I2, और यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे धारा हो जाएगी I3 हो जाएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे भी विभवांतर सेम रहेगा, यहाँ पे V सेम रहेगा क्योंकि इस बिंदु नहीं बदल रहा। ये बिंदु A है तो ये बिंदु क्या है बेटा, B है। सेम दोनों का सेम, सभी रेजिस्टेंस का एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है, सेम है, तो विभवांतर नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पे जो बदल रहा है उसी को निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, कुल प्रवाहित धारा, कुल प्रवाहित धारा, कुल प्रवाहित धारा निकालेंगे। कुल प्रवाहित क्या निकालेंगे, तो कुल प्रवाहित धारा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, I बराबर में क्या हो जाएगा, I1 प्लस में I2 और प्लस में क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। I1 की वैल्यू अपने पास क्या है, तो I1 की वैल्यू है अब बेटा फार्मूला क्या होता है, V अपान में I बराबर में क्या होता है, R होता है। तो I बराबर में क्या हो जाएगा, तो I बराबर में हो जाएगा V अपान में R हो जाएगा। अब विभवांतर तो सेम है लेकिन प्रतिरोध R1 है, विभवांतर तो सेम है लेकिन प्रतिरोध R2 है, विभवांतर तो सेम है लेकिन प्रतिरोध क्या है, R3 है। यहाँ पे भी क्या बेटा, कैपिटल R। यहाँ से V कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, 1 अपान में R1 प्लस में 1 अपान में R2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपान में R3 बचेगा। V बटे में क्या हो जाएगा, V बटे में R हो जाएगा, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 अपान में R, 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 और प्लस 1 अपान में क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा।
तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बात यहाँ पे लिख देते हैं, क्या करते हैं, ये बात यहाँ पे लिख देते हैं। जब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं, तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ये समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन में आपको पता चल गया, तगड़ी बात जरूर याद रखेंगे। अब हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक वैद्युत शक्ति और दूसरा, ठीक बेटा। अब समझते हैं वैद्युत ऊर्जा, क्या समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं वैद्युत ऊर्जा, फिर वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो वैद्युत ऊर्जा की डेफिनेशन सिंपल सी है। वैद्युत ऊर्जा की डेफिनेशन क्या है, तो किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V हो, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो तथा आवेश Q को प्रवाहित करने में किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो क्या बताया हमने, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो तथा आवेश Q को प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, तो किया गया कार्य ही वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो W बराबर में क्या होता है, तो W बराबर में होता है V इंटू में क्या होता है, Q होता है। V इंटू में क्या होता है, Q होता है। V इंटू में क्या होता है, एक्चुअल में कार्य ही होता है जिसको हमने वैद्युत ऊर्जा का नाम दे रखा है। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा Q बराबर में IT, तो W का एक फार्मूला आ गया, W बराबर में VIT आ गया। क्या आ गया, VIT। अब V बराबर में एक फार्मूला आपने V बराबर में एक IR पढ़ा है। क्या पढ़ा है, V बराबर में IR। भैया अभी हमने पढ़ा किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात ही वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आएगी, तो V बराबर में क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। V बराबर में क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। क्योंकि हर टर्म में आपको फार्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पे I की जगह क्या रखेंगे, IR रखेंगे, तो I स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। I स्क्वायर क्या हो गया, RT। नहीं समझे, समझना ये है
कि आपको रिलेशन ज्ञात करना, V का R के साथ रिलेशन आपका होना चाहिए, I का R के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो I का R के साथ रिलेशन हो गया, I का R के साथ रिलेशन हो गया, V का I के साथ रिलेशन हो गया, V का किसके साथ हो गया रिलेशन, I के साथ हो गया। अब V का R के साथ रिलेशन करना, V का किसके साथ करना, R के साथ रिलेशन करना है। तो I की जगह क्या रखेंगे, तो I की जगह रखेंगे V अपान में R रखेंगे, I की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, तो I की जगह रखेंगे V अपान में R रखेंगे, V अपान में R रखेंगे। तो क्या हो जाएगा अपने पास V स्क्वायर T बटे में क्या हो जाएगा R होगा, तो V स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, V स्क्वायर T बटे में क्या हो जाएगा, तो V स्क्वायर T बटे में क्या हो जाएगा बेटा R हो जाएगा, V स्क्वायर T बटे में क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, V स्क्वायर T बटे में क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ये तो ये वैद्युत ऊर्जा के कुछ बेटा फार्मूला है, ये किसके पदों में V और I के टर्म में है, ये I R के टर्म में है और ये V और R के टर्म में है। तो 3 फार्मूला हो गए और इसी को कहते हैं हम लोग वैद्युत ऊर्जा। W बराबर में क्या होता है, तो एक फार्मूला हो गया V बराबर में IT, दूसरा हो गया I स्क्वायर RT और तीसरा क्या हो गया V स्क्वायर T बटे में क्या हो गया R हो गया। ये W की वैल्यू आ गई, क्या आ गई बेटा, W की वैल्यू आ गई, यानी कि वैद्युत ऊर्जा आ गई। तो अब बेटा समझते हैं वैद्युत शक्ति। तो किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, ऊर्जा के क्षय होने की दर, तो किसी परिपथ में किसी वैद्युत ऊर्जा को समझते हैं, वैद्युत ऊर्जा दोगे। अब वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति या किसी किताबों में इसको सामर्थ्य नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, सामर्थ्य। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या होता है, तो किसी परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर, ऊर्जा क्षय होने की दर किसी वैद्युत परिपथ में, यहां पे लिखते हैं किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, क्षय होने की दर, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा जाके, तो वैद्युत शक्ति का इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर में क्या होगा, तो P बराबर में होगा W अपान में T। तो अगर बेटा आपको W वाले फार्मूला पता है तो इनका फार्मूला ज्ञात करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो P बराबर में W की जगह क्या रखेंगे, VIT। तो VIT जब रखेंगे तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, P बराबर में हो जाएगा VI हो जाएगा। P बराबर में क्या हो जाएगा, तो P बराबर में हो जाएगा VI हो जाएगा, P बराबर में क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। ठीक, तो किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो P बराबर फार्मूला क्या आ गया, तो P बराबर में VI आ गया। तो अब बेटा सभी फार्मूले आपको T हटा देना है, यानी T का भाग देंगे ना, तो W अपान में T होता है। तो P बराबर फार्मूला सभी क्या बनेंगे, तो P बराबर में VI पहला बनेगा, दूसरा क्या बनेगा जाके, तो यहाँ पे जब T का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास I स्क्वायर R हो जाएगा। तीसरा फार्मूला क्या होगा, तो तीसरा फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बटे में R हो जाएगा, V स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, V स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक किलोवाट में भी इसको नाप सकते हैं, ठीक है, वाट में भी नाप सकते हैं। तो इसको किस में, इसको नापेंगे बेटा जूल में, किस में नापेंगे, जूल में नापेंगे, किस में नापेंगे, जूल में। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा जूल होगा, क्या होगा बेटा, जूल होगा। ठीक है, ये सब किस में नापेंगे, जूल में नापेंगे, और ये सब किस में नापेंगे, तो ये नापेंगे बेटा वाट में, किस में नापेंगे, वाट में। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इसका जो यूनिट होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसका यूनिट जूल हो जाएगा और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा वाट हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, अब वाट हो गया। अब कभी कभी आपसे ऊष्मा पूछेगा, तो ऊष्मा ज्ञात करना बहुत आसान होता है अगर आपको ऊर्जा पता है, ऊर्जा W पता है। W में आप 4.2 का डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, ऊष्मा आ जाती है, किसमें आ जाती है, ऊष्मा। अब सभी फार्मूला बेटा हो जाएंगे, तो VIT बटे में क्या हो जाएगा, 4.2। ठीक है, VIT V
अब क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी बटे में क्या हो जाएगा 4.2 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा अपने पास वी स्क्वायर टी बटे में क्या हो जाएगा 4.2 इंटू में आर, और ऊर्जा ऊष्मा को नापते हैं कैलोरी में, किसमें कैलोरी, कैलोरी में नापते हैं, किसमें नापते हैं बेटा कैलोरी में नापते हैं। तो अगर आपको बेटा ऊर्जा पता है तो ऊष्मा ज्ञात करना भी बहुत आसान है, उसमें आप 4.2 का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 4.2 का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। हर एक बात को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि बेटा ये न्यूमेरिकल में छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं आएंगी तो न्यूमेरिकल फिर आपको आने वाले नहीं, इसीलिए हर एक बात को बहुत हम अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ठीक बेटा, अब आपसे कभी कभी 1 किलोवाट पूछ लेंगे, छोटी सी डेफिनेशन है। तो एक मशीन 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करती है। यदि कोई मशीन 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करती है तो उस मशीन की उसकी सामर्थ्य 1 वाट कहलाएगी। क्या कहेंगे 1 वाट कहलाएगी। 1 किलोवाट यहाँ पे हमने लिख दिया। तो क्या 1 वाट की डेफिनेशन आपसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं बेटा 1 वाट, 1 वाट। ठीक है, तो 1 वाट क्या होता है, तो 1 वाट किसी मशीन द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाए, 1 जूल कार्य किया जाए तो उसकी सामर्थ्य तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है। उसकी सामर्थ्य क्या कहलाती है, तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है। तो 1 वाट क्या होता है, तो किसी मशीन द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाए तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है, 1 वाट कहलाती है। अब आपसे बोल दे 1 किलोवाट क्या होता है, तो 1 किलोवाट आपको याद रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, तो 1 किलो में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलो में वाट होते हैं 10 की पावर 3 वाट, 10 की पावर 3 वाट। अब आपसे बोल देंगे 1 हॉर्स पावर बताइए, अश्व शक्ति बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अश्व शक्ति बोलते हैं। तो 1 अश्व शक्ति बराबर में क्या होता है, तो 1 अश्व शक्ति बराबर में होता है 746 वाट। कितना होता है 746 वाट। तो बेटा अगर आपसे 1 अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर पूछ ले, अश्व शक्ति, तो 1 अश्व शक्ति बराबर में होता है, तो 1 अश्व शक्ति बराबर में होता है 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, आपसे बोल सकता है 1 मेगावाट, 1 मेगावाट नहीं कहते 1 मेगावाट बिजली बन रही है, तो 1 मेगावाट का होता है 10 की पावर 6 वाट होता है। 10 की पावर क्या होता है 6 वाट होता है। ठीक है, 10 की पावर कितना होता है 6 वाट होता है। न्यूमेरिकल में आपसे बोलेंगे यूनिटों की संख्या निकालना हो, आपके घर में है। अब यूनिटों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, यूनिटों की संख्या निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिटों की संख्या निकालने के लिए तो आपको करना पड़ेगा यानी कि वोल्ट इंटू में एम्पियर, क्या करना पड़ेगा वोल्ट, हिंदी से लिख देते हैं वोल्ट इंटू में एम्पियर, वोल्ट इंटू में एम्पियर और इंटू में घंटे, इंटू में क्या हो जाएगा घंटे, इंटू में क्या होगा वोल्ट इंटू में एम्पियर इंटू में घंटे और बटे में क्या होगा, तो बटे में होता है 1000, बटे में क्या होता है 1000 होता है। ठीक है, बटे में क्या होता है 1000। अब वोल्ट इंटू एम्पियर अगर आप देख पा रहे होंगे तो वोल्ट इंटू एम्पियर, इसी को तो शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं शक्ति इंटू में घंटे बटे में 1000। तो अगर आपको यूनिटों की संख्या चाहिए तो यूनिटों की संख्या निकालने के लिए आपका बहुत आसान फार्मूला हमने आपको बता दिया, शक्ति इंटू में घंटे और बटे में क्या होगा 1000 होगा, बटे में क्या होगा बेटा 1000 होगा। ठीक,
अब आपसे कभी कभी बोल देगा 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताइए। 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताइए। 1 किलोवाट तथा जूल में संबंध, चलिए देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर में क्या होता है, तो 1 किलोवाट बराबर में होता है 1000 वाट। 1000 अब 1000 किलोवाट यानी कि क्या होगा, अब देखो 1 किलोवाट बराबर में क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर में होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 मिनट, 1 किलोवाट घंटा बोले थे, क्या बोले थे, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, ये बोले थे, जूल में संबंध। 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 1000 1 किलोवाट घंटा बराबर में होगा 1000 वाट घंटा होगा। 1000 वाट घंटा होगा, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर में कितना हो जाएगा, तो 3 × 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब एक दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तो 3.6 × 10 की पावर प्लस का कितना हो जाएगा, 6। तो 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर में होता है 3.6 × 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ये बेटा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इस लेक्चर में थोड़ा सा और हम ऐड ऑन करेंगे, यानी कि ओम के नियम का जब सत्यापन और अनोमी चालक और ओमी चालक जब पढ़ेंगे तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो लेक्चर को हम यहीं से खत्म करेंगे और आगे बेटा लेक्चर नंबर 22 में, क्योंकि बड़ा हो जाता तो फिर देखने का मन नहीं होता, तो लेक्चर नंबर 22 में हम लोग डिस्कशन करेंगे ओम के नियम का सत्यापन, अनोमी चालक और ओमी चालक, और बेटा वहीं से अपना चैप्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इस बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।